हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक एंड प्रीवियसली आई हैव बीन ऑन यूट्यूब विद द नेम ऑफ डीके डायनेमिक। बट दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी अ न्यू जर्नी, जहाँ पर मैं यूट्यूब के ऊपर वापस तो आने वाला हूँ बट विद आयुर्वेद रिलेटेड कंटेंट, जहाँ पर मैं बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स लेके आऊँगा लगभग हर सब्जेक्ट्स के, जिसकी शुरुआत मैं करने वाला हूँ सर्जरी के साथ में, जो कि बीएमएस थर्ड प्रोफ के अंदर आपके सब्जेक्ट फिलहाल ऑनगोइंग है। तो इस चैनल पे यानी कि आयुर्दीप के ऊपर आपको बीएमएस से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर्स आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसकी स्टार्टिंग में जैसे कि बीएमएस थर्ड प्रोफ के साथ में कर रहा हूँ, जो कि लाइव क्लासेस भी अब स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप में से कोई भी लाइव क्लासेस लेना चाहता है बीएमएस थर्ड प्रोफ की सर्जरी के रिलेटेड, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर और अदर सब्जेक्ट्स भी होंगे जो कि आप जिनकी क्लासेस लेना चाहते हो, तो उनके बारे में भी आप बोल सकते हो मुझको। बाकी सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनके लेक्चर्स मैं इस चैनल के ऊपर भी अपलोड करूँगा, जिनको देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। और हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप कुछ डेमो लेक्चर्स भी ज्वाइन करके देख सकते हो, इफ़ इट सूट्स योर मूड। तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो इस जर्नी को मेरे साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैनल आपकी स्टडीज़ के अंदर मदद करने में हेल्प कर पाएगा। तो इस इंट्रो पार्ट के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आगे इस वीडियो के अंदर सर्जरी 2 के सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर यानी कि भग्न आपको देखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास का अपना टॉपिक होने वाला है भग्न। तो चैप्टर 1 सर्जरी 2 के अंदर अपने पास में भग्न वाला पोर्शन देखने को मिलता है। अब भग्न वाले पोर्शन के अंदर जैसे इसके अंदर मॉडर्न के अपने दो टॉपिक्स कवर होते हैं, एक तो फ्रैक्चर और दूसरा डिसलोकेशन। जो कॉमनली अगर तुम्हें अगर कंफ्यूजन है इस बारे में, तो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन काफी सेपरेट चीजें हैं। हालांकि भग्न के बारे में जब अपने को आयुर्वेद संहिताओं के अंदर देखने को मिलता है, तो चरक सुश्रुत वाग्भट ने भग्न शब्द को दो अर्थ दिए हैं। यानी कि एक अस्थि भग्न होता है और दूसरा होता है संधि मुक्त। भग्न का मतलब अपन जनरली क्या समझते हैं कि अस्थि का किसी भी स्थान से टूट जाना अस्थि भग्न होता है। ठीक है। अब अपन इसको जो दो टर्म्स के अंदर समझ के चल रहे हैं, अस्थि भग्न होता है वो जो नॉर्मल अपन फ्रैक्चर की बात करते हैं, यानी कि बोन के अंदर किसी भी तरीके से अगर डिसकंटिन्यूएशन आ जाता है किसी भी जगह पर, तो वो अस्थि भग्न होता है। और संधि मुक्त का मतलब होता है डिसलोकेशन, यानी कि जो बोन किसी भी जगह पे इस तरीके से अटैच्ड होती है एक से, अगर उनका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन किसी वजह से ब्रेक हो जाए, क्योंकि टेंडन्स और लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड होती है बोन्स आपस में, अगर वो चीज डिसलोकेटेड हो जाती है तो उसको संधि मुक्त अपन कहेंगे। अब इसके अंदर अपने पास भग्न के निदान आते हैं कि किस वजह से भग्न अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इसका श्लोक है जो कि हमें याद करना होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली इसके अंदर से भग्न के निदान से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। पतन पीड़न प्रहार आक्षेपण व्याल मृग दशन प्रभृति। प्रभृति वर्ड का मतलब होता है एटसेट्रा। ठीक है। तो सबसे पहले तो पतन, किसी भी जगह से गिरने की वजह से भग्न हो सकता है, क्योंकि गिरने की वजह से डिसलोकेशन भी हो सकता है और हड्डी टूट भी सकती है। पीड़न का मतलब है किसी अंग के दब जाने की वजह से भी भग्न हो सकता है। प्रहार, प्रहार वाला है लाठी के प्रहार से। जैसे आप लोगों ने इससे पहले फोरेंसिक साइंस और टॉक्सिकोलॉजी के अंदर देखा होगा कि जहाँ पे अलग अलग प्रकार के व्रण आते हैं, वहां पे एक व्रण अपन देखते हैं पिचित व्रण। पिचित व्रण के अंदर जैसे लाठी आदि का कोई प्रहार होता है, तो उसकी वजह से जो अपने को आघात होगा, उस आघात के अंदर हड्डी भी टूट जाती है और उसके साथ साथ वहां पे मज्जा भी उसके अंदर से लीक आउट हो सकती है और एक विशाल शोथ उत्पन्न हो जाता है। तो उसके अंदर भी अपन देखते हैं कि भग्न का ही वो एक निदान है। इसके अलावा आक्षेपण, आक्षेपण का मतलब हो गया हस्तपाद आदि के खिंच जाने की वजह से। अगर ये मान लो कि चलो तुम गाड़ी से कहीं चल रहे हो, ठीक है, तुमने चलते हुए गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के किसी खंबे वगैरह को पकड़ लिया, तो वहां पे इतना फोर्स जनरेट होगा ना कि वो डिसलोकेट हो सकती है वो चीज। तो वो होता है आक्षेपण, यानी कि खिंच जाने की वजह से जो उत्पन्न होता है। व्याल का मतलब है किसी भी प्रकार के सिंह आदि जो हिंसक जानवर होते हैं, उनकी वजह से भी भग्न की कंडीशन देखने को मिल सकती है। फिर आते हैं भग्न के भेद, जो चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर मैंने मेंशन करे कि भग्न दो तरीके से हो सकता है, एक संधि भग्न और एक कांड भग्न। इसके डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं कि संधि भग्न कितने होते हैं या फिर कांड भग्न कितने होते हैं। तो अपने को 12 और 6 के अंदर कंफ्यूजन हो सकते हैं कौन सा किसके अंदर कंफ्यूज होगा। तो कांड के अंदर ऐसे याद रख लो कि हॉस्टल वगैरह के अंदर जैसे हम रहते हैं, तो हॉस्टल वगैरह में बच्चे जब भी कुछ कांड करने के लिए जाएंगे, तो रात को जब रात हो जाएगी उसके बाद में कांड करेंगे। ठीक है। तो 12 बजे होता है कांड, तो फिर कांड भग्न के अंदर 12 वाली संख्या अपने को याद रहेगी। और कांड से हाफ अगर कर लेंगे, तो वो उसका हाफ अमाउंट होके संधि मुक्त की कंडीशन अपने पास में डेवलप होती है। अब जब अपन ये दोनों चीजों को पढ़ेंगे, इन दोनों के भग्न के भेदों को देखेंगे, तो इसका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन अपने को देखने को मिलता है। तो अपने को सबके नाम भी पता होना चाहिए, अगर ये 6 नाम है तो ये 6 नाम कौन से होते हैं और उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये चीजें अपने को याद करनी पड़ेंगी।
इसके अंदर मैं पहले तो तुम्हें हिंदी के अंदर बताऊंगा ये सारी चीजें क्या होती हैं, ताकि अपन इमेजिन कर पाए कि कौन सी कंडीशन कैसी है। उसके बाद में इन सारी चीजों के मैं तुम्हें एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा। उस टेबल के अंदर श्लोक की टर्मिनोलॉजी के अंदर ये तुम्हारे पास में अवेलेबल होंगे। अगर कोई बच्चा चाहे तो फिर वो उसको हिंदी के अंदर अगर करना चाहता है तो हिंदी में भी कर सकता है, क्योंकि 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ सकता है। अगर श्लोक से वेटेज बढ़ाना चाहता है आंसर की, तो वो चीज भी आप कर पाओगे उसके बाद में। उसके बाद में जैसे सबसे पहले संधि मुक्त के बारे में बात करते हैं। संधि मुक्त के मैंने बताया 6 भेद होते हैं। उन 6 भेद को अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक छोटी सी निमोनिक बना के, यूवी वी आ अति। अब इसके अंदर देखो, अपने इसके अंदर 3 ग्रुप्स बना के याद करेंगे। 3 ग्रुप्स किस तरीके से? एक तो उत्कृष्ट और विश्लिष्ट। उत्कृष्ट और विश्लिष्ट को एक साथ याद रखेंगे। विवर्तित को एक अलग तरीके से याद रखेंगे। और जो बाकी लास्ट के 3 हैं, वो लास्ट के तीनों एक साथ याद करेंगे। कैसे? क्योंकि अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त और तिर्यक्षिप्त, इन तीनों के अंदर क्षिप्त वाला वर्ड देखने को मिल रहा है। क्या होते हैं क्या नहीं होते उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपने को क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। संधि मुक्त के 6 भेद, और वो 6 भेद अपन इस ट्रिक से याद करेंगे, यूवी वी आ अति। मैं नहीं कहता कि ये वाली न्यूमोनिक की तुम काम में लो, लेकिन अगर कोई इस वाली न्यूमोनिक से भी याद करता है तो ये 3 ग्रुप्स के अंदर तुम इसे याद कर सकते हो। और श्लोक के अंदर भी एग्जैक्टली इसी टर्म्स के अंदर दिया हुआ है, तो तुम श्लोक भी यूज कर सकते हो फिर आंसर के लिए अपना। मतलब कोई भी क्वेश्चन देखते वक्त ये नोट जरूर कर लेना कि वहां से 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। कि 10, इतनी बेसिक चीजें तो तुम्हें अब तक पता चली गई होंगी कि 10 नंबर का आ रहा है, तो 1 या 2 श्लोक अगर तुम उसके अंदर पुट कर दोगे, वो तुम्हारे आंसर की वेटेज थोड़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि हिंदी के अंदर काफी एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं बताते। कैसे नहीं बताते वो अपन इनके जब एक एक के लक्षण देखेंगे उसके अंदर बताऊंगा तुम लोगों को। जैसे संधि मुक्त के लक्षणों के बारे में मैंने बात करी, ये वाले 6 भेद अपने को देखने को मिलेंगे। उत्क्षिप्त, विश्लिष्ट, विवर्तित, अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त और तिर्यक्षिप्त। ये 6 प्रकार के अपने संधि मुक्त के लक्षण हैं। ठीक है। अब एक होगा इसका सामान्य लक्षण। जो अपन ने 6 प्रकार के संधि मुक्त देखे, संधि मुक्त मैंने बताया, संधि मुक्त क्या है? जब जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई थी लेकिन वो अलग हो गई, तो वो क्या है? संधि मुक्त। इसके अंदर सामान्य लक्षण अपने को क्या देखने को मिलेगा? इस सामान्य लक्षण को देखो अपन एक ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है। और उसके बाद में एक एक का नाम अपन, एक एक के पर्टिकुलर लक्षण भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन उनके एक एक भेद से भी आ सकता है। जैसे अपन ने बात करी, जैसे उत्कृष्ट होता है, विश्लिष्ट होता है, इनके यूनिक भी लक्षण है कुछ ना कुछ। सामान्य लक्षण अपने को एज इंट्रोडक्टिव पार्ट अपन क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हैं। अब देखो अपन इसको याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है। जैसे अपन इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं? संधि मोक्ष के बारे में। संधि एक जॉइंट है, जॉइंट से अपन इमेजिन कर लेते हैं, अपन हिप जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हिप जॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे अर्श की प्रॉब्लम होती है। हिप जॉइंट के एरिया में, पेल्विक रीजन के अंदर ही अर्श देखने को मिलता है अपने को। ठीक है। पाँव के पास में है मतलब वो। अगर अर्श की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई ऐसा मान लो, तो फिर जो हिप जॉइंट था वहां पे अर्श की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई, उसकी वजह से वो जॉइंट खुल जाएगा। इस तरीके से अपन इमेजिन करके चलते हैं अगर। ठीक है। तो पाँव में अर्श से वो संधि मुक्त हो जाएगी। इससे अपने को डायरेक्टली याद रहेगा कि PAV और ARS, ये जो लक्षण है वो इजी है। बस एक ऑर्डर के लिए बताया है कि श्लोक याद कैसे कर सकते हो इसको तोड़ के टुकड़ों में। जैसे अब P से है अपने पास में प्रसार। प्रसार, आकुंचन, क्या क्या चीज क्या होती है वो मैं बताऊंगा। पहले श्लोक श्लोक की वर्डिंग्स क्लियर कर देता हूँ। प्रसार, आकुंचन, विवर्तन, आक्षेपण, अशक्ति, और रुग्रुजत्वम, स्पर्श, असहत्वम। इसके अंदर क्या है? प्रसार का मतलब है कि वो एकदम प्रसरण हो गया, एक तरीके से फैल गया वो जॉइंट तुम्हारा, वो काम नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से। आकुंचन की मतलब जैसे अब तुम किसी भी हाथ को, अपन ये वाला जॉइंट अगर हाथ का जॉइंट मान के चले अपन, ठीक है, ये तुम्हारे हाथ है और यहाँ पे तुम्हारा जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है। तो प्रसार का मतलब क्या हो गया? कि इस हाथ को तुम ऐसे तरीके से फैला रहे हो। आकुंचन का मतलब हो गया इस हाथ को तुम क्लोज कर रहे हो। ठीक है। विवर्तन का मतलब हो गया जॉइंट के इधर उधर हिला रहे हो हाथ को। ठीक है। ये तीनों एक तरीके से क्या है? उस जॉइंट के 3 तरीके के मूवमेंट्स है, प्रसार, आकुंचन और विवर्तन। आक्षेपण का मतलब भी यही होता है कि जो वो जॉइंट था वो उस चीज को मूवमेंट करने में केपेबल था, लेकिन अब क्या हो गया? अशक्ति। यानी कि अब वो जॉइंट जो कार्य कर रहा था उसके अंदर अशक्ति हो गई, वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो प्रसार, आकुंचन, विवर्तन, आक्षेपण, अशक्ति। और रुग रुजत्वम, ये वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि रुजा होगी बहुत ज्यादा। स्पर्श असहत्वम, जहां से डिसलोकेट हुआ है उस जगह पे टच के सेंसेशन को फील नहीं कर पाएगा पेशेंट। ये सारे अपने सामान्य लक्षण होंगे जो अपने को हर प्रकार के संधि मुक्त के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके। फिर आते हैं अपने विशिष्ट लक्षण। जो अपन ने बात करी, अपने पास में 6 संधि मोक्ष होते हैं। ठीक है। उन संधि मोक्ष को अपन ने कैसे याद किया?
यूवी वी आ और अति, यूवी वी आ अति। इसके अंदर उत्पिष्ट के अंदर क्या लक्षण आएगा? अब एक सेकेंड। सबसे पहले जैसे उत्पिष्ट है, उत्पिष्ट के जो दोनों संधि के पार्श्व होते हैं, जैसे मान लो ये वाला अपने पास में ज्वाइंट है, ये संधि का दोनों तरफ से ज्वाइंट है, यहाँ पे टेंडन्स और लिगामेंट से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। दोनों पार्श्व के अंदर, यानी कि जो संधि के दोनों पार्ट्स हैं, इस तरफ का पार्ट भी और इस तरफ का पार्ट भी एक संधि के दो दो बोन से मिलकर बनी हुई होगी। तो ये जो दोनों पार्श्व होंगे उनके अंदर शोथ और वेदना हो जाएगी, यानी कि जो स्वेलिंग है वो दोनों पोर्शंस के अंदर देखने को मिलेगी। और रात्रि के अंदर इसमें विशेष रूप से वेदना होती है, किसके अंदर? उत्पिष्ट के अंदर। और इसको याद कैसे रखेंगे कि ये वाला लक्षण अपना उत्पिष्ट के अंदर है? ऊ से पकड़ेंगे अपन इसको। ऊ से, क्योंकि अपन ने जैसे ट्रिक भी देखी उसके अंदर ऊ वाला अपने पास में एक ही है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ऊ से उभय भाग के अंदर पीड़ा होगी, यानी कि जो संधि के दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स के अंदर पीड़ा हो रही है, कौन से? उभय पार्ट के अंदर, उत्पिष्ट के अंदर। ओके। देन अपने पास में आता है विश्लिष्ट। अब विश्लिष्ट वाला है ना, विश्लिष्ट को अपन ऐसे समझेंगे जैसे कोई भी तुम शॉपिंग वगैरह करते हो, ठीक है? तो उस शॉपिंग के अंदर एक विश लिस्ट होती है तुम्हारी कि हाँ तुम्हें वो चीज परचेज करनी है। ठीक है। तो ये ट्रिक आगे भी काम आएगी, मतलब ये जो श्लोक के वर्डिंग से याद करने में भी हेल्प करेगी। ट्रिक कैसे? कि अगर तुम्हारे पास विश लिस्ट है, तुम्हारे पास कोई चीज विश लिस्ट में क्यों पड़ी है, तुम्हारे पास रीजन भी नहीं होता कई बार। ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे कि विश लिस्ट का आंसर नहीं होता किसी के पास में भी। ठीक है। आंसर से एएनएस। अब एएनएस से कौन से लक्षण हैं? ए से होगा अल्पशोथ। ठीक है। जो स्वेलिंग होगी उस संधि के डिसलोकेट होने पर वहां पे अल्पशोथ देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी निरंतर वेदना होगी उसके अंदर, और संधि के कार्य के अंदर विकृति हो जाएगी। ठीक है। अब इसको विशलिस्ट वाली ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो कि अल्पशोथ, यानी कि जो तुमने विशलिस्ट के अंदर चीज रख रखी है उसके अंदर तुम्हारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वरना तुम बाय कर लेते उसको, तो अल्पशोथ है वहां पे। और निरंतर वेदना, जब तक वो विशलिस्ट में पड़ी है तुम्हारे, हमेशा ही दिमाग में रहेगी वो चीज, तो निरंतर वेदना बनी रहेगी। और संधि के कार्य के अंदर विकृति, इसका विकृति वाला वर्ड आगे अपने को हेल्प करेगा, इसके अंदर वी से वी को पकड़ना अभी तक। ठीक है। श्लोक की वर्डिंग्स बताएंगे तब वहां काम आएगी ये बात। इसके अलावा दूसरा अपने पास में होता है विवर्तित। विवर्तित एक वर्ड से पकड़े कैच करेंगे अपन कि विवर्तित को अपन ऐसे समझ लेते हैं कि जो संधि होती है वो परिवर्तित हो जाएगी। डायग्राम से समझाता हूं। जैसे एक संधि के अंदर, जो पहले भी बात करी अपन ने, एक जॉइंट, एक संधि के अंदर दो अपने पास में बोन्स अवेलेबल है। ठीक है। अगर इस जॉइंट की, ये दोनों की दोनों बोन्स डिसलोकेट हो जाती हैं, एक बोन इस तरफ चली गई, दूसरी बोन दूसरी तरफ चली गई, तो ये क्या हुआ? ये पूरा का पूरा जॉइंट ही कैसा हो गया? डिसलोकेट हो गया, परिवर्तित हो गया। जैसा यहाँ पे इसे होना चाहिए था वैसा नहीं रहा, दूसरी डायरेक्शन में चला गया। तो संधि एक पार्श्व में सरक जाती है। संधि सरकी है, इसका मतलब दोनों बोन्स हटी हैं उसके अंदर। ठीक है। वो किस में हटेंगी? विवर्तित के अंदर। विवर्तित वर्ड को अपन परिवर्तित से समझ के याद रखेंगे कि विवर्तित के अंदर संधि परिवर्तित हो गई, सरक गई। ठीक है। उस अंग के अंदर विषमता आ जाएगी। अब सोच के देखो, घुटना है किसी का, एक तरफ से बोन इस तरफ सरक गई और दूसरी तरफ से बोन उधर सरक गई, तो क्या उसके बॉडी के अंदर विषमता नहीं देखने को मिलेगी उस घुटने वाले ज्वाइंट के अंदर? बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो विवर्तित के अंदर विषमता वाली बात अपने को याद रह जाएगी, और वेदना भी ऑब्वियसली इसके अंदर होगी। इसके बाद में अपने तीन लक्षण आते हैं एक साथ, तीन जो भेद हैं वो एक साथ याद रखेंगे अपन। अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त और तिर्यकक्षिप्त। इस चीज को कैसे अपन अब याद करेंगे? जैसे अवक्षिप्त के अंदर क्या होगा कि संधि का विश्लेष होगा। ये वर्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अलग होना नहीं होता विश्लेष का मतलब। विश्लेष का मतलब है पास आ जाना। अब ये समझो कि अगर अपने पास में एक ही जॉइंट है, ठीक है, इस जॉइंट के अंदर दूसरी वाली बोन इमेजिन कर लो कि हाँ दूसरी बोन भी है उस तरफ, दूसरी तरफ। इस बोन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है। इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। अब उस संधि मोक्ष की वजह से क्या हुआ कि इसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड था वो अफेक्टेड हो गया, कि वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया या फिर लीक आउट हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो दोनों बोन्स थी ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी। कोई भी इधर उधर नहीं हुई, ये बोन उधर नहीं गई, ये बोन उधर नहीं गई, लेकिन क्या हुआ कि इनके बीच के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड था वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया। तो साइनोवियल फ्लूइड कम होने से ये दोनों बोन्स आपस में आ जाएंगी। और क्योंकि बोन्स आपस में पास पास रहती हैं और उनके बीच में रगड़ उत्पन्न होगी यहाँ पे एक, और वो बोन्स के कॉर्नर्स के ऊपर नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, तो उस वजह से पेन की सेंसेशन पेशेंट को बहुत ज्यादा फील होती है। किसके अंदर?
अवशिप्त के अंदर, अवशिप्त छोटा वर्ड है, इससे अपन ऐसे समझेंगे कि अवशिप्त के अंदर अस्थियां जो थी एक संधि के अंदर वो एक दूसरे के नजदीक आ गई। ठीक है। इससे सिमिलर अब अपन दूसरे वर्ड का मीनिंग भी ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि अवशिप्त के अंदर क्या हो रहा था कि दोनों बोन्स पास में आ रही थी। अतिशिप्त के अंदर ये जो दोनों बोन्स हैं ये एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। जैसा अपन ने स्टार्टिंग के अंदर बात करी थी कि चलती हुई गाड़ी से किसी ने हाथ अगर खींच दिया तो वो क्या हो सकता है, खींच सकता है। खींचने की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाएगी। संधि बनाने में भाग लेने वाली अस्थियां जो होती हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में अपने को क्या देखने को मिलेगा, अतिक्षिप्त देखने को मिलेगा। एक होता है तिर्यक। अपन ने देखो फर्स्ट वाली 6 बातें पढ़ रहे हैं अपन इसके अंदर। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले बात करी थी उत्कृष्ट की, फिर विश्लिष्ट की, और एक आया था विवर्तित। विवर्तित के अंदर अपने पास में जो अस्थियां थी वो दोनों अस्थियां एक एक पार्श्व के अंदर सरक रही थी, मतलब जो पूरी अपनी संधि थी वो संधि एक पार्श्व में हट गई थी। लेकिन तिर्यक क्षिप्त के अंदर दोनों अस्थियां नहीं हिलेंगी। उस संधि की सिर्फ एक ही अस्थि एक पार्श्व के अंदर जाएगी, एक ही अस्थि तिर्यक जाएगी। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसी के साथ ही अपने संधि मोक्ष के 6 भेद कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। एक सेकेंड। ओके। देन अपने पास में आता है कांड भग्न वाला पोर्शन। अब जैसे संधि मोक्ष की बात आई वैसे ही कांड भग्न, कांड भग्न के अंदर अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कांड भग्न के अंदर बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। एक सेकेंड। तो संधि मोक्ष के बाद में अपना नेक्स्ट पोर्शन आता है कांड भग्न। कांड भग्न के अंदर जैसे मैंने बताया संधि मोक्ष के अंदर तो जॉइंट डिसलोकेट हो रहा था, लेकिन कांड भग्न के अंदर जॉइंट डिसलोकेट नहीं होगा, बल्कि बोन के अंदर ही कहीं ना कहीं कोई क्रैक आ जाएगा या फिर बोन पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो ये कितने तरीके से बोन के अंदर फ्रैक्चर अपने को देखने को मिल सकता है, 12 तरीके से। ठीक है। अब एक एक नाम अपने को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो इसलिए अपन ट्रिक से याद रखेंगे इनके 12 के 12 नाम। 12 के 12 इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भग्न से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वैसे कांड भग्न से भी 10 नंबर का पूछ सकता है क्योंकि इनफ और सफिशिएंट कंटेंट उसके अंदर दे रखा है। और अपने पास में जैसे जॉइंट डिसलोकेशन का टॉपिक होता है वैसे फ्रैक्चर का भी अवेलेबल है। तो अपन फ्रैक्चर से भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्रैक्चर से भी अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इसके नाम क्या क्या होते हैं, इसके नाम अपन ध्यान रखेंगे। आपका स्पैक शिवम ले गया, कैसे याद रहेगी ये ट्रिक ही कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि अपन ट्रिक सारी की सारी बना ले लेकिन वो ट्रिक ही नहीं ध्यान में आ रही। तो जैसे अपन ने कांड भगने का नंबर याद किया था कि कांड जो होता है वो किस टाइम पे होता है, रात को 12 बजे करते हैं बच्चे कांड। ठीक है। तो 12 बजे कांड हुआ और वो कांड क्या हुआ, जैसे शिवम था वो अपने किसी क्लासमेट का वो हॉस्टल के अंदर से ग्लासेस चोरी करके भाग गया, कोई दूसरे कमरे में छुपा दिया उसने। तो वो क्या करा कि आपका स्पैक शिवम ले गया। ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा पढ़ना उसको अच्छे तरीके से क्योंकि ए वाले कौन से हैं वो कंफ्यूजन ना हो। जैसे ए से अपने पास में आ जाएगा अश्वकर्ण, पी से आएगा पिचित, क से कर्कटक, ए से अस्थि छल्लित, एस से स्फुटित, पी से पाटित, ए से अतिपातित, सी से चूर्णित, के से कांडभग्न। अब ये कांडभग्न वाला जो है वो टॉपिक का नाम भी कांडभग्न है और इसके अंदर एक भेद भी कांडभग्न आता है। जनरली अपन भूल जाते हैं, ये वाली चीज कंफ्यूजन हो जाती है अगर किसी का भेद उसी का नाम हो तो। इसके अलावा छिन्न, वक्र और मज्जानुगत, ये 12 भेद अपने को देखने को मिलेंगे कांड भग्न के अंदर। मोस्टली इनके अपने को नाम से ही पता चल जाएगा कि उसके लक्षण किस तरीके के होने वाले हैं। तो थोड़ा सा अपने इनके नामों को माइंड के अंदर लेते हुए चलना है कि किस तरीके के लक्षण इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जैसे अब सबसे पहले बात आती है सामान्य लक्षणों के बारे में। ठीक है। तो अपन ने संधि मोक्ष के देखे थे पहले सामान्य लक्षण। संधि मोक्ष के अंदर बताएगा कोई, कुछ याद है? इसके अपने पास में है कांड भग्न। ठीक है। तो कांड भग्न के अंदर क्या होगा, ऐसे इमेजिन करो कि अगर बोन है, बोन के अंदर कहीं से क्रैक आ गया। ठीक है। कोई भी बोन का ये बीच का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से मान लो ये लॉन्ग बोन थी अपने पास में एक, और उसके अंदर यहाँ पे क्रैक देखने को मिल गया अपने को। तो इसके बाद में यहाँ पे इस स्किन के ऊपर क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग क्यों आएगी, ताकि बॉडी उस टिश्यू को हील कर पाए। अब स्वेलिंग आएगी यानी कि श्वेथु वाला एक लक्षण हो गया, श्वेथु बाहुल्य, यानी कि बहुत बड़ी स्वेलिंग रहेगी क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा टिश्यू रिपेयर करने की यहाँ पे नीड है। उसके अलावा उसके अंदर स्पंदन होगा, विवर्तन, स्पर्श असहिष्णुता। स्पंदन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स का, नई ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगी और उसके बाद में यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा।
इन्फ्लामेशन अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर होता है ना कि किसी एरिया के अंदर अगर व्रण बन रहा है तो अपने को इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है, जिससे टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो स्पर्श असहिष्णुता रहेगा, इसी वजह से रहेगा क्योंकि वहां पे वेस्कुलराइजेशन इंक्रीज हो चुकी है। स्पंदन होगा क्योंकि वहां पे वेसल्स हैं, उन वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अवपीड्यमाने शब्द, यानी कि यहाँ पे जब उसको अपन दबाएंगे, उस पोर्शन को अपन दबा के फील करेंगे, जैसे पल्स के अंदर होता है, पल्स अपन फील करते हैं, साउंड अपन सुन सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे भी जहाँ पे कांड भग्न हुआ है उस जगह पे लक्षण अपने को क्या मिलेगा, कि अगर अपन उसको दबाएंगे तो अपने को शब्द सुनने को मिलेगा, आवाज सुनने को मिलेगी उस पार्ट के अंदर। स्रस्ता अंगता, कि मतलब अगर वो किसी भी तरीके से अंग को मतलब कहीं पे भी रखने के केपेबल नहीं होता, बहुत ज्यादा पेन होगा उसके अंदर, अंग शिथिल पड़ जाएंगे, और किसी भी अवस्था में अगर उस अंग को रखेगा ना तो उसको सुख की अनुभूति नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि वो अपने हाथ को किसी जगह पे लोकेटेड, मतलब आराम से टेबल पे रखा हुआ है हाथ को, तो भी उसको पेन होगा वहां पे फिर। ठीक है, तो ये वाला श्लोक भी अपने को इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा बताया कांड भग्न का भी एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तुम्हें। इसके बाद में आता है विशिष्ट लक्षण। अब विशिष्ट लक्षण, इसके अंदर 12 चीजें हैं। ठीक है, तो अपने को थोड़ा सा ये लग सकता है कि 12 चीजों के लक्षण थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग ही है इनके लक्षण। थोड़ा बहुत संधि मोक्ष वालों के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये सिंपल लेके चलेंगे। जैसे सबसे पहले है अश्वकर्ण। अश्वकर्ण वाली जो अस्थि के अंदर ब्रेक होगा, वो नाम से ही अपन कैच करके चलते हैं कि घोड़े के कान की तरह उठा हुआ वो शोथ हो जाएगा वहां पे। जो भग्न होगा वो कैसा होगा, घोड़े के कान की तरह उठा हुआ। उसके बाद में आता है पिचित। पिचित मैंने स्टार्ट करी थी क्लास, उसके अंदर भी बताया था कि जैसे लाठी के प्रहार से अपन पढ़ते हैं, लैसरेटेड वुंड नाम से पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो लैसरेटेड वुंड के अंदर क्या होगा कि शोथ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और आकार के अंदर चौड़ा होता है, चौड़ा यानी कि पृथु होता है वो। पृथु शोथ मतलब चपटा एकदम। ये पिचित वाला तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी के हाथ पैर के ऊपर रोड रोलर चल गया, तो रोड रोलर चल गया तो वो हाथ हो या पैर, जो भी संधि होगी या जो भी बोन होगी वो बिल्कुल चपटी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट कर्कटक। कर्कटक केकड़े को बोलते हैं, है ना। तो केकड़े का तुमने हाथ अगर देखे हो तो केकड़े के हाथ इस तरीके से होते हैं, एक इस तरफ भी उठा हुआ होगा, ऐसा ऐसा सा हाथ होगा एक तरफ, और केकड़े का दूसरी तरफ भी ऐसा सा हाथ होगा। ठीक है, तो इसका लक्षण भी केकड़े के हाथों से अपन याद रखेंगे कि दोनों ओर से उठा हुआ होगा। ठीक है, जो शोथ होगा, जैसे मान लो ये वाली बोन थी, एक तरफ तो कंटिन्यूअस है, जो दूसरी तरफ से टूटी वो बोन वो इस तरीके से छिल गई, इधर से भी उठ गई और इधर से भी उठ गई। तो ये कौन सा भग्न होगा, कर्कटक भग्न होगा। एक होता है अस्थि छल्लित। अस्थि छल्लित जैसे अगर तुम मूवी वगैरह या फिर किसी भी चीज के अंदर तुमने सुना हो, जैसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं, है ना। तो अस्थि छल्लित को अपन गोलियों से ही याद करेंगे। जैसे मान लो ये बोन थी और इस पेशेंट को गोली लगी है, तो गोली अगर जाएगी तो वो गोली इस तरीके से क्रैक कर देगी बोन को। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ कुछ, कि एक तरफ से तो दब जाएगी वो बोन और दूसरी तरफ से ऐसे बाहर निकल आएगी, होगा ना ऐसा। तो इसकी वजह से अस्थि में एक तरफ से तो अस्थि नीची हो जाती है, यहाँ एक तरफ से कैसी हो गई, नीची हो गई, दूसरी तरफ से ऊपर उठ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि बॉस ये वाला ऐसा नहीं होता, ये फ्रैक्चर अलग तरीके से होता है। तो दो बातें आती है इस चीज के अंदर कि अपन जब भी अगर मान लो तुम प्रैक्टिस भी करोगे तो आयुर्वेद की तरह अस्थि छल्लित टर्म बोल के तुम पेशेंट को ठीक नहीं करने वाले। तुम उसके सिम्टम्स को देख के उसको वैसे ट्रीट करोगे। तो तुम्हें बेसिकली सिर्फ नाम वगैरह के ऊपर फोकस करना है कि अस्थि छल्लित के अंदर तुम क्या लिखने के लिए जाओगे, कि अस्थि छल्लित हो गई, एक तरफ से नीचे दब गई, दूसरी तरफ से अस्थि जो थी वो ऊपर उठ गई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में आता है स्फुटित। स्फुटित के अंदर क्या होगा, जैसे कोई भी धान्य होते हैं, ठीक है, इसका लक्षण ये होता है कि धान्य के अंदर शूक जो होते हैं उनसे परिपूर्ण फील होगी अस्थि। ठीक है, जैसे हड्डी में ऐसा पेन होगा कि उसके अंदर कांटे भरे हुए हैं। तो अपन स्फुटित से याद रखते हैं कि जैसे कोई भी धान्य वगैरह उगाते हैं, कोई भी मतलब फसल उगती है, तो फसल के अंदर क्या होते हैं, फूटते हैं, फल फूटते हैं। तो स्फुटित के अंदर फूटने से याद रखेंगे धान्य वर्ड को। ठीक है, तो स्फुटित के अंदर याद रह जाएगा कि धान्य से पूर्ण शूक जो होते हैं वैसा पूर्ण अगर वेदना होती है तो वो स्फुटित के अंदर होगी। फिर स्पेक के अंदर पी से आता है पाटित। पाटित के अंदर क्या होगा, कि जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है, पाटित के अंदर बेसिकली जैसे, एक सेकेंड, ठीक है, पाटित वैसे वाला फ्रैक्चर मान सकते हो तुम, हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, कि जो बोन होती है ये इस तरीके से अगर बोन है तो बोन के ऊपर छोटे छोटे से इस तरीके के फ्रैक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई कहीं से गिर जाए, या फिर जैसे पतन पीड़न वो वाले लक्षण देखे थे, उनमें से किसी भी लक्षण की वजह से
बॉडी अगर बोन के ऊपर इस तरीके के सीधे सीधे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, मॉडर्न के अंदर अपन इसको हेयरलाइन फ्रैक्चर बोलते हैं, तो उसको पाटित बोलते हैं। एक होता है अतिपातित। अब अतिपातित वर्ड के अंदर पातित वर्ड को अपन कैच करेंगे। पातित का मतलब पतन, पतन का मतलब गिर जाना। तो अगर मान लो कोई फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से गिर गया, तो उसकी क्या अस्थियां बचेंगी ठीक तरीके से? उसकी अस्थि कैसे टूटेगी? पूरी तरीके से अस्थि टूट जाएगी। तो पूरी अस्थि अगर टूट जाएगी तो अपना अतिपातित लक्षण हो जाता है। फिर आता है चूर्णित। चूर्णित के अंदर जो अस्थि होगी, जैसे मान लो आ, ये अपना बोन का स्ट्रक्चर था, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अगर वो बोन इस तरीके से टूट गई कि वो बिल्कुल चूरा चूरा हो गया उसका, तो अगर वो अस्थि हिलेगी, जब भी वो अपना हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, जहां पे भी उसके वो फ्रैक्चर हुआ है, तो वो झुंझुने की तरह साउंड करेगी वो बोन, ठीक है। तो चूर्णित के अंदर क्या होता है, अस्थि के अंदर स्पर्श करने पर शब्द सुनाई देता है, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में आता है कांड भग्न। कांड भग्न के अंदर अपना लक्षण आता है कि हिलाने से उसके अंदर कंपन होगा उस अस्थि के अंदर। तो हिलाने से कंपन होगा, इसको अपन किस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी बच्चे कांड करते हैं, तो वो कांड के बाद में जैसे घबरा जाएंगे ना, अगर पकड़े जाएंगे, जैसे हॉस्टल वाली स्टोरी थी उसके अंदर ही चलो वापस। तो हॉस्टल वाली स्टोरी में उसने स्पेक छिपा दिए, ठीक है। अब जो भी उनका हेड इंचार्ज वगैरह था उसको पता चल गया, तो स्टूडेंट को उसको क्या होगा, कंपन फील होगी। तो कांड भग्न के अंदर कंपन वाला लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अपने पास में आता है छिन्न। छिन्न के अंदर आता है कि एक तरफ से अवशेष टूटेगा नहीं, दूसरी तरफ से टूट जाएगा। इसको किस तरीके से अपन याद रख सकते हैं, जैसे अपन फोरेंसिक के अंदर उसके अंदर ही देखते हैं, जब व्रण पढ़ते हैं, तो कुछ व्रण इस तरीके के होते हैं जो कि एक तरफ से ही वन माउथ वाले वुंड होते हैं, कि एक तरफ से शल्य घुसा तो है, लेकिन वो शल्य दूसरी तरफ से निकला नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा भग्न होगा, छिन्न वाला भग्न होगा, कि एक तरफ से तो अवशेष टूटा नहीं है और दूसरी तरफ से टूट गया है। मतलब ये बोन अगर छिन्न हुई है तो कैसी हुई है, एक तरफ से तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से छिन्न हो चुकी है, ठीक है। एक होता है वक्र, जो अस्थि वक्र हो जाती है पर टूटती नहीं है, ये होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जैसे छोटे बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, कार्टिलेजिस से बनी हुई होती हैं, तो इस वजह से अगर उनके ऊपर कोई भी ट्रोमा लगता है तो वो जो बोन होती है वो टूटती नहीं है पूरे तरीके से, वो बोन इस तरीके से घूम जाती है। तो ये कैसा भग्न होगा अपना, वक्र। यानी कि अस्थि कैसी हो गई, वक्र हो गई पर टूटी नहीं। जैसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पेड़ की टहनी की ग्रीन स्टिक्स होती हैं, छोटी छोटी टहनियां होती हैं, अगर तुम उनको घुमाओगे तो वो घूम जाएगी पूरी की पूरी, वो टूटेगी नहीं। तो वक्र वाला वही होता है। फिर आता है अपने पास में मज्जा अनुगत, कि इस अस्थि के ऊपर इस प्रकार से प्रहार करा गया कि अस्थि तो टूट गई, लेकिन उसके अंदर जो मज्जा थी वहां तक वो व्रण पहुंच गया और मज्जा को बाहर निकाल दिया। तो ये मज्जा अनुगत वाला हो जाएगा, जिसमें टूटा हुआ अस्थि का अवयव, अगर यहाँ से बोन टूटी है तो ये बोन के छोटे छोटे टुकड़े उस मज्जा के अंदर भी चले जाएंगे, भीतर घुसकर मज्जा को बाहर निकाल लेते हैं। वो कौन सा हो जाता है अपने पास में, मज्जा अनुगत अस्थि भग्न हो जाता है। तो ये अपन ने देखे 12 तरीके के कांड भग्न। एक बार फटाफट से रिकॉल करवा देता हूँ क्या क्या थे। सबसे पहले आया था अश्वकर्ण, जिसके अंदर अपने को घोड़े का कान दिमाग में रखना है, अश्वकर्ण वैसा हो जाता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। पिचित के अंदर क्या होता है कि वो पिचक जाती है, चौड़ी हो जाती है, पृथु हो जाती है। इनके अंदर टेक्निकल टर्म्स क्या यूज करनी है वो मैं अलग से एक टेबल के अंदर बता दूंगा लास्ट में। कर्कटक, कर्कटक के अंदर दोनों तरफ से उठा होगा, जैसे केकड़े से याद रखना इसको। अस्थि छल्लित के अंदर अस्थि छल्लित हो गई थी और एक तरफ से वो नीचे दब गई थी और दूसरी तरफ से ऊपर उठ गई थी। नेक्स्ट था अपने पास में स्फुटित। स्फुटित के अंदर धान्य के अंदर जैसे शूप होते हैं वैसी परिपूर्ण होगी। पाटित के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी दरारें पड़ जाती थी। अतिपातित, गिर गया था तो गिरने की वजह से पूरी अस्थि टूट गई थी। चूर्णित, चूर्णित के अंदर क्या हो रहा था कि अस्थि का स्पर्श करने के ऊपर उसके अंदर शब्द सुनाई दे रहा था। चूर और फिर कांड भग्न, कांड भग्न, कांड अगर कोई करेगा तो क्या होगा, कंपन होगा। छिन्न, छिन्न के अंदर एक तरफ से अवशेष टूटेंगे नहीं पर दूसरी तरफ से टूट जाएंगे, जैसे कि पेनिट्रेटिंग वुंड होता है। लास्ट में आता है वक्र और मज्जानुगत। वक्र के अंदर अस्थि मुड़ जाएगी और मज्जानुगत के अंदर अस्थि के टुकड़े मज्जा के अंदर तक घुस जाएंगे। फिर इसकी साध्य साध्यता, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भग्न की साध्य साध्यता के अंदर कृच्छ साध्य कौन से होते हैं भग्न। इसको अपन एक ट्रिक से याद रखेंगे, हल्का सा चमचा करके। ऐसे मान लो कि जो लॉन्ग बोन है उसके ऊपर किसी ने चमचा मार दिया, जैसे बेलन बैट मारते हैं वैसे इमेजिन कर लो कि चमचा मार दिया। तो चमचे की एक साइड कैसी होती है, ऐसे नुकीली सी होती है, उधर से मारा, तो इस वजह से वो भग्न कैसा हो गया, कृच्छ साध्य हो गया, ठीक है। तो चमचा के अंदर कौन से नाम है, च से चूर्णित, म से मज्जानुगत, छ से छिन्न और आ से अतिपातित। ये चारों जो भग्न होते हैं वो
कृच्य साध्य होते हैं, इनके अलावा बाकी सारे भग्न अपने को साध्य मिलेंगे। ठीक है। फिर आगे अपन देखेंगे भग्न की चिकित्सा किस तरीके से करी जाती है। एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करके दोबारा न्यू लिंक जनरेट करनी पड़ेगी शायद से। हम्म,